बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तलत हुसैन हाशमी है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अतीका, मिस हलीमा, मिस महविश नूर और मिस इमामा खान। मैम, अगर आप वन बाय वन थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा प्लीज़। डॉक्टर अतीका, आप प्लीज़ करवा दीजिएगा अपना इंट्रोडक्शन। Okay. My name is Dr. Atika and I am from Multan. Previously, I am an MBBS graduate and I have also qualified PMS and currently undergoing training with PMS 14 batch. I have also qualified CSS, securing 39th position and allocated to Police Service of Pakistan. Apart from this, I have been part of various research fellowships and have also contributed towards other articles and book chapters by traveling abroad. Thank you. माशाल्लाह। मिस महविश प्लीज़, अगर आप थोड़ा सा। This is Mehvish Noor from district Sheikhupura. Academically, I'm a nutritionist. Afterwards, I did qualified PMS, and currently I'm undergoing training with PMS 14 batch. And in CSS 2025, I have secured seventh position and has been allocated in Pakistan Administrative Services. मिस हलीमा प्लीज़। मिस हलीमा, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। आप थोड़ा सा प्लीज़ अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दें। Sure. My name is Halima. I am from Haripur, while I have been raised and brought up in Rawalpindi. I recently qualified CSS 2025 and I have been allocated to Commerce and Trade Group. And academically, I have done BS in Islamic and Oriental Learning and I did my MPhil in Islamic Thought, History and Culture. सही। मिस इमामा, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। I'm Amama Khan from Ahmedabad. I received my early education from Army Burn Hall and then I did Defense and Strategic Studies from Qaid-e-Azam University. I've recently qualified CSS and been allocated to the Police Service of Pakistan. Thank you. सही। अच्छा मिस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक बंदा सीएसएस का ख्वाब देखता है कि जी मैंने स्टार्ट करना है सीएसएस। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है डॉक्टर अतीका, कि क्या चीज़ उसको सेट करनी चाहिए? कंसिस्टेंसी, या सोचना चाहिए कि मैंने सीएसएस करना है नहीं करना? क्या क्या आपको मोटिवेट रहने के लिए क्या करना चाहिए? आई विल मेंशन सबसे पहले व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स एनी पाथ आपका विजन मैटर करता है। अगर आप सही। किसी चीज में क्लियर नहीं है कि मैंने अपने फ्यूचर में किस चीज को परसू करना है, तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके बाद यू हैव टू सीक वेज एंड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अगेन आपको इस बात में चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। आपकी जो डिफरेंट चीजें हैं साथ साथ उनके साथ आपको मैनेज करना है, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है एंड यू आर कंसिस्टेंट एंड यू नो कि चाहे मुझे कम टाइम लगे ज्यादा टाइम लगे मैंने इसको फाइनली करना है, देन यू कैन डेफिनेटली डू दिस। अच्छा अच्छा मिस, नॉर्मली मैं क्वेश्चन करता हूँ कि हर किसी की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, एक जो है उनका माइंडसेट होता है हर इंसान का अलग से। सबसे पहले ये होता है कि आपने जब सीएसएस का सोचा तो आपको सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करने पड़ते हैं। तो हर किसी की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है इसको चूज करने के लिए। तो मिस मैविश, अगर आप बता दें कि आप किस तरीके से आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज किया और क्या तरीकाकार एक एवरेज स्टूडेंट को रखना चाहिए ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करते हुए। जी, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो मेडिकल है, बिकॉज आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट। बिल्कुल तो ऐसे। मैंने जब सब्जेक्ट लिस्ट खोली ऑप्शनल्स की, तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो मेरे सब्जेक्ट के साथ या मेरे बैकग्राउंड के साथ मैच करता होता। तो सही। आई हैड इन माइंड वन थिंग कि मुझे जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है ना, मुझे उसे स्क्रैच से तैयारी उसकी करनी है। सही। ठीक है, तो पहले तो ये माइंड में रखें कि क्या बैकग्राउंड के साथ कोई मैच करता है। अगर नहीं करता तो फिर आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। जैसे ठीक। मैंने एक सब्जेक्ट चूज किया, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, और ये ठीक वो है। सब्जेक्ट है जो बहुत रेयर बच्चे हैं जो इसको सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा उसको सिलेक्ट करने का पर्पस ये था क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट्स की देखी थी, सिलेबस आउटलाइन देखी थी कि वो क्या है। तो मैंने जब टाउन प्लानिंग देखा तो एक तो उसका बड़ा शॉर्ट सा सिलेबस था और बड़ा वो इंटरेस्टिंग सिलेबस था अर्बनाइजेशन पे, तो मुझे लगा ये तो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैंने उसको चूज कर लिया।
इवन दो ठीक है। एवरीबडी टोल्ड मी कि इसमें मार्क्स नहीं आते, ये बच्चे ऑप्ट नहीं करते, इसके इतने टीचर्स अवेलेबल नहीं है, बट आई न्यू वन थिंग इन माई माइंड कि इसकी बुक्स अवेलेबल है ना, एफपीएससी ने रिकमेंड की हुई है, लिस्ट दी हुई है बुक्स की। तो मैंने वो बुक्स बाय की, कुछ मैंने ऑनलाइन डाउनलोड की और मैंने उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे अराउंड 70 मार्क्स हैं। तो टिप्स अगर मैं दूं ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने की, तो सबसे पहले तो अपना भी इंटरेस्ट देखें कि जो भी आप सब्जेक्ट चूज करें कि आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे अगर मैंने फिलोसफी की थी तो मेरा इंटरेस्ट था फिलोसफी में। जी। सेकेंड टिप ये होता है कि आप उसका स्कोरिंग ट्रेंड भी देखें। जैसे अगर मैंने फिलोसफी रखी, पोल साइंस रखा या पंजाबी रखी, तो मुझे पता था कि इनमें स्कोर अच्छा आता है, ये कभी इस तरह से हिट नहीं हुआ है ये वाला सब्जेक्ट। जैसे यूएस हिस्ट्री या बाकी सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हिट हो जाते हैं। तो दूसरा स्कोरिंग ट्रेंड देखना है। एंड तीसरा आपने उसका सिलेबस देखना है कि उसका सिलेबस कितना है, सिलेबस उसका शॉर्ट है, सिलेबस उसका लेंथी है, तो फिर आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें कि आप उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके आप सोर्सेज देख लें कि अगर आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसकी सही। स्ट्रेटेजी बना लें। सही। तो अच्छा ये मिस, चीजें थी जो मेरे स्कोरिंग माइंड में आई। ट्रेंड की आपने बात की है, स्कोरिंग ट्रेंड में एक एवरेज स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट के जो है वो स्कोरिंग ट्रेंड होगा इस साल पे? जी जी, इस साल पे तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर, हम या पास्ट मतलब से जो लेसन प्रीवियस लर्न होता कर। है? ठीक है। जी जी, प्रीवियस ठीक है। होते हैं कि ठीक आप है। देख लें कि अब प्रीवियसली ये हिट हो रहा है इतना या नहीं। अगर पिछले 3-4 साल में इतना हिट नहीं हो रहा तो दैट इज अ सेफ सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा मिस हलीमा, मैडम ने अभी, मिस मैविश ने सोर्सेज की बात की, तो क्या लगता है कि आजकल एआई टूल्स जो है वो कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं इस मामले में सीएसएस या पीएमएस के लिए? नॉर्मली होता ये है कि ये फेक जो है वो रेफरेंसेस भी उठा के दे देता है चैट जीपीटी या जो भी दूसरे एआई टूल्स हैं। तो क्या लगता है कितने अथेंटिक होने चाहिए, या इसको हम कोट कर सकते हैं एग्जाम्स में? तिलत, आप अपना क्वेश्चन काइंडली रिपीट। जी, मेरे ख्याल में इनकी लाइन कट गई है। अच्छा मिस इमामा, आप सुन रही हैं हमें? यस। आप, चले, मिस सलीमा आ गई है। मिस सलीमा, आपको आवाज आ रही है? मिस सलीमा, आपको आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि एआई टूल्स कितना फैसिलिटेट करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस या पीएमएस, कि इनको हम अथेंटिक सोर्स मांग सकते हैं इस मतलब ये सीएसएस में हम इसको जो है कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये फेक रेफरेंसेस भी उठा के देते हैं एआई टूल्स वगैरह। अच्छा, स्पेसिफिकली हमारे पास चैट जीपीटी आ जाता है, उसको हम बिल्कुल यूटिलाइज तो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास थेरेटिकल चीज़ें होती हैं उनके सर्च करने के लिए, या हमारे ऑप्शंस की कुछ थेरेटिकल टॉपिक्स होते हैं उनके लिए, तो वो अच्छा डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देता है। लेकिन एज फार एज इट इज़ कंसर्न टू जो फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, तो उसके लिए उसको ये है कि अगर आप उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स देते हो और प्रॉपर उसको कुछ दिन के लिए आप अगर उसे ट्रेन करते हो, तो उसके बाद वो जो है कुछ आपका ट्रेन हो जाता है और आपको ऑथेंटिक चीजें देना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको उस पे उसको काउंटर चेक करना पड़ता है, क्योंकि एट टाइम्स स्टिल इट इज एआई टूल, तो एट टाइम्स जो है वो अपडेटेड डाटा नहीं देता या कुछ गलत दे देता है। तो आई बिलीव थ्योरेटिकल चीजों के लिए तो वो ओके है, लेकिन जब फैक्ट्स, फिगर और इस तरह की चीजें आती हैं जिनके लिए अपडेट्स चाहिए होती हैं, तो उनके लिए अगर हम वहां से डाटा ले रहे हैं तो उसे प्रॉपर पहले ट्रेन करना चाहिए और रिकन्फर्म प्रॉपर करना चाहिए। प्रॉम्प्ट्स देनी आनी चाहिए, और उसके अलावा उसको काउंटर चेक जरूर एक बार कर लेना चाहिए। जी जी। सही। सही। अच्छा मिस इमामा, अगर आप थोड़ा सा बता दें, वो ये कि सबसे ज्यादा मैंने अभी तक ये सुना है कि जो बच्चे फेल होते हैं वो होते हैं ऐसे के पेपर में। क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए ऐसे में, आउटलाइन की, या कौन से टॉपिक्स को चूज करना चाहिए? नॉर्मली लोग कह रहे होते हैं कि आप पास्ट 5 इयर्स के पेपर्स वगैरह देख लें, उसमें से ही कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा आ जाता है। Um, essay is something which is very broad, and I think there's a lot of fear around essay which needs to go. सबसे पहले तो हम मटेरियल पे चले जाते हैं, हम ऐसे की आउटलाइन या पैटर्न पे चले जाते हैं। आई थिंक बिफोर दैट वी नीड टू हैव नॉलेज। जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तब तक हम नहीं लिख सकते। जी। तो नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ जनरल रीडिंग, जनरल नॉलेज। डॉन पढ़ें, द गार्डियन पढ़ें, और भी जितनी सोर्सेज हैं। इट्स अप टू यू, वट एवर यू वॉन्ट टू रीड।
सही। Besides that, I think अब पिछले 2-3 साल से जिस तरह के essays या बाकी papers आ रहे हैं, it's very important to have analytical and critical skills. ठीक है। उसके अलावा for like attempting, I think English written आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, grammar की mistakes नहीं होनी चाहिए, tenses की mistakes नहीं होनी चाहिए. It's really I think a myth कि आपने vocabulary fancy use करनी है. I don't think that's correct. बिल्कुल simple अंग्रेजी में लिखें और आउटलाइन आपकी बिल्कुल नीट होनी चाहिए. सो माई स्ट्रैटेजी वाज टू हैव अ रफ आउटलाइन फर्स्ट, और रफ आउटलाइन के बाद आई स्टार्टेड राइटिंग माय नीट एसे, क्योंकि जब इंसान लिख रहा होता है नीट एसे तो आपके माइंड में और पॉइंट्स आते हैं विच देन यू कैन ऐड टू योर नीट आउटलाइन. आई सही। थिंक ओवरऑल लाइक इट्स अ वेरी आई थिंक स्मॉल थिंग टू से. ऐसे बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इस पे पूरी एक कॉल हो सकती है, पूरी एक मीटिंग हो सकती है, बट आई थिंक जनरली दीज आर द टिप्स दैट वी शुड फॉलो. सही। अच्छा डॉक्टर तीका, एक बड़ी मिथ है या रियलिटी है कि आपको सीएसएस या पीएमएस में प्रेप के लिए एकेडमी ज्वाइन करनी ही करनी है। किस हद तक ये बात दुरुस्त है, या क्या फैसिलिटेट करते हैं इतना जो है एकेडमी वाले? एक्चुअली अगर आपके पास राइट गाइडेंस और राइट अप्रोच को आप फॉलो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में यू कैन डू इट ऑन योर सेल्फ स्टडी बेस. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड हैं, आपके पास टाइम लिमिटेशंस हैं, आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने इवन सिलेबस भी गो थ्रू करना है तो इट नीड्स टाइम. अगर आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने हैं तो उसमें भी टाइम चाहिए. तो अगर आपको लगता है कि आप इसको लाइक टाइम लिमिटेशन की वजह से नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में अकेडमी ज्वाइन करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट यू शुड नॉट सोली रिलाई ऑन दैट अकेडमी, क्योंकि अकेडमी में बहुत से कैंडिडेट एट द सेम टाइम प्रिपेयर कर रहे होते हैं. सो जी। अगर आपके पास एक क्रैम्ड मटेरियल है, द प्रॉब्लम लाइज इन दैट क्रैम्ड मटेरियल. वही क्रैम्ड मटेरियल जब सब लोग लिखेंगे तो एग्जामिनर के पास मार्जिन बहुत कम हो जाता है वहां पे एक यूनिकनेस जो है उसको मार्क्स देने के, क्योंकि उसको पता होता है कि एक ही चीज सबने लिखी हुई है. सो आप चाहे अकेडमी ज्वाइन करें या ना करें, आपका डेटा आपका सेल्फ एनालिसिस बेस्ड होना चाहिए, एंड दैट मैटर्स. क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल भी निगेट नहीं कर रहे अकेडमीज को, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना है कि हमने रिलाय नहीं करना, अपना एनालिसिस ड्रॉ करना है और उसको प्रेजेंट करना है, ताकि हम फर्दर वो टॉपिक्स जो शायद अकेडमी में नहीं पे पढ़ाए जा रहे, हम उन पे भी पेपर में वेल परफॉर्म्ड वहाँ पे एनालिसिस कर सकें. सही। अच्छा मिस महविश, एक क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल में तो काफी लोग फेस करते हैं, वो ये है कि स्ट्रेस, अनकंसिस्टेंसी हो गया, नेगेटिव पीपल हो गया, नेगेटिव माइंड हो गया, इनसे कैसे जो है वो बंदा छुटकारा हासिल करे, या कैसे इनके साथ जो है वो फेस करे मामला? अच्छा, इसके लिए जो नेगेटिव पीपल या जो क्रिटिसिज्म होती है ना, वो जर्नी के दौरान आपको फेस करना ही पड़ती है. लोग आपको कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारा होने वही। वाला काम नहीं है, इस तरह की चीजें. पहले तो तो उसके लोग लिए जैसे ही मुझे वो बंदा उनको बताता है कि मैं सीएसएस का प्रेप कर रहा हूँ, तो वो तो आगे से हंसने लग जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो उसके लिए सबसे पहले तो सेल्फ बिलीफ होते हैं कि आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि यार जो भी कहता है आई विल डू इट. और सेकंड चीज होती है वो आपकी एक सपोर्ट होती है. और मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली थी, या ऑलमोस्ट सबकी फैमिली, जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशली, वो आपको सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे होते हैं. तो वो अपना सपोर्ट सिस्टम एक तो स्ट्रांग रखें. एंड तीसरी चीज होती है, अब अपनी जो रूटीन है उसको बहुत अच्छा मेंटेन करें. अब कुछ लोग होते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जब इस जर्नी में, तो वो उन्हें लगता है या ये परसेप्शन होती है कि शायद अभी 24-24 घंटे पढ़ना ही है. ऐसा नहीं होता है. आप एक बैलेंस मेंटेन करें. एक अच्छा जो सर्कल है वो फ्रेंड सर्कल वो रखें, जो जो मतलब डिस्ट्रैक्ट ना करे आपको, बल्कि आपको मोटिवेट करे और पुश करे टुवर्ड्स योर गोल. वो अपने एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए. दूसरा, अपने एक हेल्दी रूटीन भी करें जिसमें आप एक्सरसाइज मेंटेन ऐड करें. देन हेल्दी डाइट है वो आपकी होनी चाहिए उसके अंदर. थोड़ी सी कोई अच्छी सीजन देख लें, कोई मूवी देख लें जो आपको स्ट्रेस से बाहर लेके आए. तो ये चीजें आपकी सपोर्ट होगी, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, और सेल्फ बिलीफ आपका जो होता है ना, वो बहुत ही मैटर करता है. और दूसरी, आपने एक जो कंसिस्टेंसी की बात की है, उसमें आती है एक डिस्ट्रैक्शन, बहुत बड़ी हर्डल आता है. तो उसके लिए तो आपने मोबाइल मैनेजमेंट करनी है, जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट होते हैं ना, वो आपने मैनेज करना है. सही। कि हमारे बच्चों ने क्या किया होता है कि बहुत से व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए, इंस्टाग्राम के, फेसबुक पे, वहां से भी डेटा ले रहे हैं, वहां से भी ले रहे हैं, फलाने के नोट्स भी पढ़ रहे हैं. तो वो कंसिस्टेंट आप कैसे रहेंगे जब आपने इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर ली है? तो पहले तो अपनी मिनिमाइज करें चीजों को. आपने उतनी चीजें ही याद करनी है, या उतनी चीजों को ही अपनी रूटीन में ऐड करना है जिसको आप कंसोलिडेट कर सके, जिसको आप अपने पेपर में जाके ऐड कर सकें. जी। तो उससे आप कंसिस्टेंट भी रहेंगे कि थोड़ी सी चीजें आपने उनको रिवीजन करनी है, आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, तो ठीक हो जाती हैं चीजें.
सही। अच्छा मिस सलीमा, अक्सर सुन रहे होते हैं हम लोग कि जी मैंने 6 महीने में तैयारी की है, एक ऑफिसर बता रहे होते हैं, फिर कोई कह रहा था मैंने 1 साल में की है। बल्कि एक मैंने जो इंटरव्यू सुना, एक पुलिस वाले साहब थे, मैं उनका नाम नहीं कोट करूंगा, उन्होंने कहा मैंने 6 साल तैयारी की है। तो ये क्या है, एक एवरेज बंदा क्या माइंड में रखे कि कितने टाइम में जो है वो प्रेप हो सकती है, कितने घंटे डेली वो उस चीज को दो, स्टडी को फोकस करने के लिए, ये क्या एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कितना टाइम चाहिए होगा इसको पास करने के लिए, सब्जेक्ट ये सीएसएस को? अच्छा देखिए, ये चीज जो होती है वो डिपेंड करती है हर बंदे की पर्सनल कैपेसिटी पे। इंडिविजुअल कैपेसिटी उसकी क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश जो है वो पहले से इम्प्रूव होती है, अच्छी इंग्लिश होती है, उनको ग्रामर पे, इंग्लिश पे इतना काम करने की जरूरत नहीं होती। तो फिर उनको क्या करना होता है, उनको सीएसएस का जो सिलेबस है उसी पे उनको एफर्ट पुट करनी होती है, वो कवर करना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, के इवन उन्हें अपने पहले इंग्लिश पे काम करना होता है, उनकी इंग्लिश फाउंडेशन नहीं डेवलप हुई होती। तो ये पर्सन टू पर्सन आई बिलीव वेरी करता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर टाइम पीरियड भी वेरी करता है। इसके अलावा किसी चीज़ों को एब्जॉर्व करने की और ग्रेस्प करने की सबकी वो कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है। एक बंदा होता है, वो एक पैराग्राफ है वो उसको 5 मिनट्स में ग्रेस्प कर लेता है, और एक है जो जिसको वो समझने में हाफ एन आवर लग जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन आई बिलीव वेरी करता है। वैसे अगर हम एवरेज देखें कि एक जो ठीक है, इंटेलिजेंट मैन है, जिसकी अंग्रेजी भी ठीक है, उसको अंग्रेजी पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तो 6 to 8 months जो है वो एवरेज हम कह सकते हैं। सही। अच्छा मिस, एक ये प्रेप सेशन हो गया, उसके बाद एक सेशन है शायद जिसमें हम लोग इसको इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू में क्या मिस इमामा होता है, हिसाब किताब के प्रेप में ही से आता है, जो आपने प्रिपेयर किया होता है उसी में से ही आता है, या जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, या क्या हिसाब किताब होता है उसमें? अच्छा, पहली तो ये चीज़, मुझे भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, पीपल आर आस्किंग अबाउट द इंटरव्यू। आई थिंक वी शुड ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप। जब तक हमारा रिटर्न क्लियर नहीं होता, वी शुड ओनली वरी अबाउट द रिटर्न एग्जाम। उसके बाद इंशाल्लाह जब क्लियर हो जाता है, फिर इंटरव्यू की बारी आती है ना। इट्स नॉट एक्चुअली एन इंटरव्यू, इट्स लाइक अ वाइवा, जी। जिसमें आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट होती है, नॉलेज की असेसमेंट होती है, आपके कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की असेसमेंट होती है। And everything is noticed from the way you enter the room, from the way you sit, from the way you interact and communicate. मेरे लिए आई थिंक इंटरव्यू का प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था प्रिपरेशन का, बिकॉज इंटरव्यू इज़ वेरी ओपन एंडेड। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हमारे पास सिलेबस होते हैं, लेकिन इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है। इट कैन बी लिटरली फ्रॉम एनीवेयर। My interview personally was like from my degree in defense and strategic studies, then my optionals as well, और फिर करंट अफेयर्स। तो इंटरव्यू के लिए आई थिंक एक तो मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है, स्पोकन आपकी ठीक होनी चाहिए, एंड यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स एवरी सिंगल डे। वहां पे भी जजमेंट करते हैं कि जिस बंदे ने ये एग्जाम पास करके आया है तो ये बंदा वही है कि नहीं, मतलब इसी यस, के थ्रू जजमेंट करते हैं? यस, ये जजमेंट होती है, डेफिनेटली होती है। सही। सही। अच्छा मिस अतीका, मैं जितने भी अब तक पॉडकास्ट कर चुका हूँ, मोर देन 15 पॉडकास्ट मैंने सीएसएस ऑफिसर्स के साथ किए हैं। तो जो नॉर्मली मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स मिल रहे होते हैं नेगेटिव लोगों के, या अक्सर ऑफिसर्स की भी जो प्रोफाइल्स होते हैं उनके नीचे भी ये कमेंट्स होते हैं कि, और इस बात पे आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि नॉर्मली ये लोग ऑलमोस्ट मैंने देखे हैं, हर 90% मैंने लोगों ने वो ये कहते हैं कि पैसा देख तमाशा देख, पैसा फेंक और तमाशा देख। तो क्या लगता है आपको कि ये क्या मिथ बनी हुई है लोगों के बारे में? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द मेरिट सिस्टम के, यहाँ जी पर ब्यूरोक्रेसी की रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, जी इफ आई एम जी। नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। आई पाकिस्तान में बहुत से सिस्टम्स में बहुत सी लूप होल्स हैं। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो। इफ आई टॉक बिल्कुल। अबाउट सीएसएस पीएमएस, तो यहाँ पे आई वुड से कि दिस इज द सिस्टम। इफ आई मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि रिटर्न में देयर इज कंप्लीट मेरिट। रिटर्न में आपका 100% मेरिट फॉलो होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा होता है, आपका चेकर, उसको नहीं पता होता कि मेरे सामने किसका पेपर है। जी। आइडेंटिटी इज कंप्लीटली हिडन। सो वहां पर तो चांसेस ही नहीं है, बहुत कम है। और उसके भी मेरे ख्याल में, आई थिंक हमने जो अपने इर्द गिर्द में देखा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, या फिर जिनका प्रीवियसली इतनी बाहर की डिग्रीज नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर एबल टू क्रैक इट। सो देयर जी। इज अ बैलेंस्ड रेशियो हर चीज की।
सो वहां पर तो मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी किसी किस्म की देयर इज इवन अ स्लाइट यू कैन से कि मेरिट फॉलो नहीं होता। हाँ, अगर इंटरव्यू की बात करें, देखिए इंटरव्यू इज क्वाइट सब्जेक्टिव। जैसे कि अभी प्रीवियसली भी लोगों ने कहा कि इंटरव्यू में आपकी ईच एंड एवरीथिंग जज हो रही होती है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कंडक्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो आपकी एक अप्रोच है टुवर्ड्स दोज आंसर्स एंड जी क्वेश्चंस। सो जी आई थिंक इंटरव्यू के केस में हो सकता है कि शायद थोड़ी बहुत बायसनेस फॉलो हो, लेकिन स्टिल वहां पर भी तीन पैनलिस्ट होते हैं और तीनों ने अलग अलग मार्क्स वहां पर ऐड करने होते हैं। तो जी मेरे ख्याल में यहाँ पर भी इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगी कि हमारी ना सोसाइटी की थोड़ी सी ड्रॉबैक है कि यहाँ पर लोग ना नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो वो कर सकते हैं, जो डुएबल होते हैं, उस पर वो फोकस नहीं करते। मेरे बिल्कुल ख्याल में हमें अपनी एफर्ट देनी है जितना हम कर सकते हैं। बाकी डेफिनेटली अल्लाह ताला हमारी एफर्ट्स को रिवॉर्ड करेंगे, रादर देन कि हम ये सोचें कि यहाँ पर मेरिट फॉलो नहीं होता या फिर यहाँ पर हम नहीं कर सकते, हमारा बैकग्राउंड नहीं है। तो ये चीजें जी सोचने की बजाय अगर हम मेहनत करें तो वो हमें ज्यादा फायदा देगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मिस, ये मेडिकल कितने मार्क्स का होता है? ये सॉरी, पैनल इंटरव्यू जो होता है। 300 मार्क्स। सही सही। अच्छा मिस महविश, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, राइट? मेडिकल जी असेसमेंट जी। है। तो बिफोर उसमें दिस। उसमें एक्चुअली मैं एक पूरा स्केच बना रहा हूँ, जो एक बंदा फ्रॉम जीरो से स्टार्ट कर रहा है और वो डे मतलब जी तक जाना चाहता है। सो मैं उसके लिए पूरा एक स्केच बना रहा हूँ कि टोटली होता क्या है, और उसके बाद मेडिकल असेसमेंट में क्या होता है। जी जी, सबसे पहले तो अगर मैं आपको रोड मैप बताऊं, सबसे पहले तो एमपीटी होता है, एमपीटी के बाद हमारा रिटर्न होता है, और ठीक फिर रिटर्न जो क्वालिफाई कर लेते हैं फिर उनका होता है मेडिकल टेस्ट। जो ठीक है मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आपकी मेजर की जाती है आपकी हाइट, आपका वेट, देन वो ब्लड टेस्ट होते हैं कुछ, वो सारे आपके होते हैं उसमें। और आपकी जो रिक्वायर्ड हाइट है वो होनी चाहिए, आप नीदर अंडर वेट हो ना ही आप ओवर वेट हो, आपका जो बीएमआई है बॉडी मास इंडेक्स वो आपका पूरा होना चाहिए, वो चीजें मेजर की जाती हैं। ठीक है। और फिर जिसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो वेट का या बाकी चीजों का इशू हो, फिर उसको कुछ टाइम दिया जाता है कि आप इतने टाइम में अपने वेट को मैनेज करें, या अगर आपकी एज भी कम है उसको आप मैनेज करें, एंड ठीक देन है। फिर उनको रिकॉल किया जाता है। तो वो सही। जब वो एडजस्ट कर लेते हैं तो वो फिर वो होता है, जैसे हम देखते हैं ना कि फाइनल एलोकेशन जो लिस्ट होती है उसमें भी आते हैं, तो वो एलोकेटेड होता है बच्चा, लेकिन उसके आगे लिखा होता है मेडिकली डेफर्ड। ठीक तो है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको टाइम दिया जाता है कि आप 2-3 मंथ्स में अपना जो वेट है वो सारा कुछ मैनेज कर लें। तो ठीक। राइट आफ्टर मेडिकल होता है एक साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल 1 डे का होता है, जिसमें कुछ रिटर्न पार्ट होता है, जिसमें हमने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी होती है, कुछ स्केचेस होती हैं वो उस तरह के करने होते हैं, कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी साइकोलॉजी को कर रहे होते हैं डिटरमिन, वो ठीक। होते हैं। और फिर उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के साथ हमारा एक इंटरव्यू होता है, जो कि यूजुअली 30 to 20 मिनट्स का होता है। तो वो ठीक है। साइकोलॉजिस्ट, वो नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू नहीं होता, वो आपकी जस्ट साइकोलॉजी को, आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, समटाइम्स आपसे थोड़े से वियर्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कुछ पर्सनल भी हो जाते हैं वो। तो हम्म। इस तरह के वो साइकोलॉजिस्ट के साथ इंटरव्यू चलता है हमारा। और सही। फिर उसके बाद हमारा होता है फाइनल वाइवा, जो फाइनल इंटरव्यू होते हैं, तो वो मेन पैनलिस्ट के साथ होता है, जिसमें चेयरमैन साहब एफपीएससी होते हैं और बाकी उनके साथ 2 पैनल होते हैं। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है। सही सही, आपने पूरा ही माशाल्लाह बता दिया है। अच्छा मिस हलीमा, नॉर्मली क्वेश्चन लोगों के आ रहे होते हैं कि जी हाइट मैटर करती है इसमें, ये वेट मैटर करता है, या फॉर एग्जांपल मेरी आई साइट वीक है, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ये, या मतलब कि जो एग्जाम पास करके चले गए हों आगे उसका मतलब जो राइटिंग रीडिंग वगैरह क्लियर हो, बट ये चीज़ आगे बैरियर बन जाता है समटाइम, या नहीं ये इसमें मैटर नहीं करती ये चीज़? अच्छा, जैसे मैम मैविश ने मेंशन किया है, मेडिकली आपको फिट होने के लिए बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए फॉर वेट। ठीक है। उसके अलावा अगर हाइट की हम बात करें तो वो सर्टेन पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, जैसे पुलिस ग्रुप है, तो उसमें वो क्राइटेरिया आ जाता है, वो देख लेते हैं कि पर्टिकुलर आपकी फुलफिल कर रहे हो आप उस क्राइटेरिया को या नहीं। लेकिन ठीक। बाकी सारे ग्रुप्स जो हैं उसमें कोई आपकी ऐसी कंपल्जन नहीं है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, कोई भी है तो वो चल जाती है। मीन उसके हैंडीकैप अलावा बंदे भी चल जाते हैं? बिल्कुल। ठीक। अभी हमारे सी एस एस 2025 में जो सेकंड पोजीशन जिन्होंने ली है, वो 20% उनकी विजन है, ही इज विजुअली जी इम्पेयर्ड, बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे ही। ही स्कोर्ड सेकंड पोजीशन। तो अगर कोई ब्लाइंड है, इवन कोई हैंडीकैप्ड है या वट एवर, दे कैन श्योरली गो फॉर इट। हाँ, ये है कि फिर कुछ पर्टिकुलर सर्टन ग्रुप्स हैं जिनके अंदर फिर उनकी एलोकेशन नहीं हो पाती ऑब्वियसली फॉर पुलिस सर्विसेज, लेकिन ये है कि दे कैन ऑप्ट फॉर अदर ग्रुप्स एज वेल। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली मेरे सारे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं, क्योंकि मिस मैविश और डॉक्टर अतीका वगैरह ने जाना है, क्योंकि इनसे बड़ी मुश्किल से मुझे अभी टाइम मिला है। तो बस थोड़े से क्वेश्चन ये है कि
मिस इमामा से स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन सबसे ही करूंगा कि क्या रिएक्शन होता है जब आप देखते हैं कि रिजल्ट अनाउंस हुआ और आपका नाम जो है वो लिस्ट में आ गया। सो क्या रिएक्शन होता है, यकीन आता है कि नहीं आता? एक्चुअली राइट आफ्टर द रिटर्न मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि अगस्त में, आई थिंक नन ऑफ अस वाज एक्सपेक्टिंग कि अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। I was in my office and a friend of mine sent me the list, or Aptabad is like, alphabetical order में it comes first. So जी। my name was on serial number 2, and I thought कि नहीं, there was this other person sitting right behind me. Her name was also Imama Khan. ओह। So for a good half an hour, I was trying to convince myself that it's not my name, it's somebody else. But I looked for my roll number slip, और फिर मुझे like roll number compare करके मुझे realize हो गया it's my name. So it was even after the allocation I was numb for a while. लेकिन I think it's like common for all of us. Um, it takes a while to take it in. क्योंकि बंदा जिस चीज के लिए इतने टाइम से मेहनत कर रहा होता है तो वो अचानक से सामने आ जाता है तो बंदा ब्लर ही हो जाता है, ऑब्वियसली ऐसा ही है। मिस अतीका, जरा आप अगर बता दें, क्योंकि आपका नाम तो अगर लिस्ट में देखा जाए तो आप मुल्तान के हैं, तो काफी नीचे होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारी जो लिस्ट होती है रिटर्न की, दैट इज नॉट अबाउट मेरिट के हिसाब से नहीं होती, वो बेसिकली रीजन्स वाइज होती है, और उस हिसाब से नॉर्थ सेंट्रल देन साउथ एंड ऑल दैट। और इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन आई थिंक कि कोई भी पर्सन अगर अपना नेम लिस्ट में देखता है तो उसका रिएक्शन सेम ही होगा। और इसमें बहुत ज्यादा जो है वो रोल होता है इर्द गिर्द के लोगों का। और मेरे ख्याल में मैं भी यही कहूंगी कि अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की तरफ से एक जो है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, क्योंकि शायद हमारी मेहनत इतनी नहीं होती लेकिन अल्लाह ताला नियतों को देख रहे होते हैं और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल देते हैं। सो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस पॉइंट पे लेकर आए। क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी अनएलोकेटेड वंस को, जो शायद हमसे भी ज्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे और ही। एट द स्पॉट जब रिजल्ट आता है तो हमें उनके लिए भी एक सॉरो फील हो रहा होता है कि अच्छा वो लोग शायद हमसे ज्यादा डिजर्विंग थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनकी जो है वो उस तरह से दे कुडंट क्वालिफाई। सो हमें अपनी खुशी में उनको भी याद रखना चाहिए। और एक चीज हमें सोचनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ये मुकाम दिया है तो इसमें हमारी शायद इतनी एफर्ट नहीं है जितना अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, ताकि हम बिल्कुल हम्बल रहें और हम इस चीज को भी मेक श्योर करें कि हम प्राउड ही ना हो, और वो लोग जो नहीं कर सके उनको भी हम अपनी दुआओं में शामिल रखें। सही। मिस महविश, मैंने आपका इस इंस्टाग्राम पे देखा है इस्तकबाल माशाल्लाह जो हुआ है आपके इलाके में, तो आप के क्या रिएक्शन थे? जी, जो मेरे इलाके का एक्चुअली वो इसलिए था क्योंकि मैं अपने पूरे इलाके उस रीजन में मैं पहली एक डॉटर हूँ, एक माशाल्लाह। फीमेल जो ऑफिसर होती है वो मैं पहली हूँ। तो माशाल्लाह। इसलिए मेरा जो पूरा इलाका है वो लोग बहुत ज्यादा, एक तो इस चीज को वो एडमायर कर रहे थे और दूसरा अप्रिशिएट बहुत ज्यादा कर रहे थे कि हमारे इस इलाके से एक बेटी मतलब एक सीएसपी ऑफिसर बनी है। तो इसलिए वो था सब कुछ। और दूसरी बात, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो मैं सबसे पहले तो अपने फादर का रिएक्शन कोट करना चाहूंगी क्योंकि मैंने जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो फौरन मैंने अपने फादर को कॉल की थी। तो उस टाइम पे ही वो मेरे से ज्यादा खुश, और मेरे से ज्यादा वो जो खुशी के आंसू होते हैं वो उनके थे। तो बिल्कुल। उस टाइम पे एक अनबिलीवेबल सिचुएशन होती है ना कि यार ये कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने मुझसे 3-4 बार कंफर्म किया कि वाकई अपना रोल नंबर पहले मैच करो, अपना नाम मैच करो, वो आपका ही नाम है, आपका ही रोल नंबर है। तो इस तरह से उसके बाद फौरन से उन्होंने कॉल कट किया और जाके उन्होंने नवाफिल अदा किए। पेरेंट्स के लिए तो बहुत ये बड़ी उनका खुशी होती है जी। एग्जैक्टली पेरेंट्स के लिए। फिर से मैंने अपनी मदर को कॉल की तो मेरे से ज्यादा जो रिएक्शन था वो उनका रिएक्शन था। तो सही। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिस सलीमा, आपका रह गया प्लीज। हम्म। तो सेम फीलिंग्स और सेम सारा कुछ होता है, बिल्कुल आपको अनएक्सपेक्टेड सा फील हो रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। तो आई वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस और रिजल्ट का मुझे कुछ 5 to 10 मिनट्स पहले आइडिया हो गया था कि आज आने वाला है। सो मैंने स्क्रीन ओपन करके रखी हुई थी। जैसे ही वो आया, वो नोटिफिकेशन आया कि आपका रिजल्ट आ गया, मैंने उसको ओपन किया, स्क्रॉल किया और आई फाउंड माय नेम देयर। तो सबसे पहले ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र अदा किया वहीं पे। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने अपनी मदर को कॉल की एंड शी स्टार्टेड क्राइंग और शी वाज सो हैप्पी। तो बस यही है, फिर फैमिली ने सेलिब्रेशंस की और वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के शुक्र है। असल में होता ये है कि हमारे पाकिस्तान में कहना तो नहीं चाहिए, बट ये है कि लड़कों को ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं या उनको सपोर्ट किया जाता है कि जी ये कर लेंगे ख़वातीन की निस्बत।
लेकिन जब इस तरह फिर खवातीन कोई रिजल्ट लेके आती हैं तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फिर खुशी भी उन्हीं लोगों को होती है कि जी हम जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे तो ये आगे माशाल्लाह पाकिस्तान की खवातीन तो आजकल बहुत ज़्यादा आगे जा रही हैं। बस हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। बस एक एक बुक्स का नाम लेना है आपने जो सीएसएस से हट के हो, जो आप कहें कि हर बंदे को पढ़नी चाहिए। तो मिस अतीका आप कोई बुक रिकमेंड करेंगी, ऐसी बुक? अभी रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी है, द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय। आई विल ठीक रिकमेंड है। दैट बुक, क्योंकि हम बहुत दफा हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, क्योंकि बिल्कुल। थ्रू आउट द जर्नी हम इतने ज्यादा अब्जॉर्ब्ड होते हैं कि हम ना पर्सनली खुद को टाइम नहीं दे पाते। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा आई थिंक मैटर करती है, क्योंकि हमने जिस सर्विस का पार्ट बनना है वहाँ पे जी। एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे हमारी मेंटल हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और एट द सेम टाइम हमारी जो सर्विस डिलीवरी है टुवर्ड द सिटीजन्स वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो मेरे ख्याल में आई विल रिकमेंड दैट बुक, क्योंकि वो आपको एक बहुत ही ब्रॉड आउटलुक देती है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स योर ऑन सेल्फ, और वो आपको ये बताती है कि किस तरह से हम सोसाइटी में बेस्ट पॉसिबल वे में सर्वाइव कर सकते हैं। सो जी। दैट इज द बुक दैट आई रिकमेंड। सही। मिस महविश आप अगर प्लीज बता दें कोई ऐसी बुक। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री बाय एनाटोल लिविन। ठीक होलिस्टिक है। बुक है, सारी चीजें आपको सीएसएस के बारे में बताएगी। ओके। ओके। मिस हलीमा। जब मैं वो बुक रिकमेंड करूंगी जिसने मेरी सीएसएस जर्नी में मेरी हेल्प भी की, दैट इज एटॉमिक हैबिट्स। उसमें है कि आप कैसे 1% डेली चेंज ला के आप कोई मेजर चेंज ला सकते हो, मैसिव चेंज लेटर ऑन ला सकते हो। तो इसने मुझे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन डेवलप करने में भी हेल्प की थी ड्यूरिंग माई सीएसएस जर्नी। तो मैं सबको यही रिकमेंड करती हूँ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम ड्यूरिंग देयर सीएसएस जर्नी एज वेल। सही। मिस इमामा आप कोई ऐसी बुक अगर बताएं। वैसे there are so many books. I think we should all read whatever genre we like. Book reading is something जो like it gives insight into experiences that we have not personally had. हमें characters के through बहुत से experiences learn करने को मिलता है. I recently read 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia, and I think it's an amazing book and everybody should read it. सही। सही। अच्छा, अल्लाह ताला अब आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है या अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हमारी होनी है? हमारी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी जो हमारा प्रीवियस बैच है उसकी ट्रेनिंग चल रही है 54th जी कॉमन की। जी जी तो जी। हमारी अगस्त के बाद एक्सपेक्टेड है। सही। चलें जी, अल्लाह ताला ने आपको जो रोल दिया है आप लोग उसमें मजीद आगे बढ़ें, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं और हमें प्राउड है आप जैसे लोगों पे कि आप जैसे लोग जो है वो पाकिस्तान के बाशिंदे हैं। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, आप सबने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर थैंक यू हैविंग अस सो हियर। मच फॉर थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू।